हेलो स्टूडेंट, अनवीरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष मालवीय आपके लिए आज क्लास 10th का मानव तंत्र का जनन तंत्र के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने बहुत सारी चीजें इस अध्याय में पढ़ ली हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त के बारे में, रक्त परिसंचरण के बारे में, हृदय के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में, व्रकाणु के बारे में। और अब इस अध्याय का लास्ट टॉपिक बचा है जनन तंत्र, जिसको हम आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है जनन? देखो, शाब्दिक इसकी जो परिभाषा है, छोटी क्लासों में हम 7वीं 8वीं में पढ़ते आए हैं कि इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। यानी सजीवों द्वारा अपने ही समान बच्चे उत्पन्न करना, बच्चे पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अपने ही समान, जैसे मनुष्य होता है तो मनुष्य को जन्म देता है, कुत्ते होते हैं तो कुत्तों को जन्म देता है। इसी तरह अन्य जो भी जीव होते हैं, ठीक है, वो अपने ही समान संतति को उत्पन्न करते हैं। इसे अपन जनन क्रिया कहते हैं, इसे अपन जनन क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया हेतु हमारे शरीर में एक तंत्र काम करता है, जिसमें अनेक भाग मिलते हैं। अनेक भागों से मिलकर जनन क्रिया के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र होता है, जिसे अपन बोलते हैं जनन तंत्र। अब जनन के आधार पर यह जनन सजीवों में होता है और यह पौधों में भी होता है और जीवों में भी होता है। पौधों में भी जनन होता है, पौधे भी अपने समान संतति यानी अपने समान पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसे नीम के बीज से नीम ही उत्पन्न होगा, आम के बीज से आम ही उत्पन्न होता है। तो उसी तरह जीवों से समान जीव बनते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। लेकिन हमारा ये मानव तंत्र है, इसलिए हम इस जनन तंत्र में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य द्वारा किया जाने वाला जनन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। अब मनुष्य में जनन दो जनों के मिलने से होता है, नर और मादा। मनुष्य में जो जनन होता है वो दो जनों के मिलने से होता है, जिसमें होता है नर, एक होता है नर, दूसरा होता है मादा, यानी पुरुष और महिला के मिलने से होता है। ठीक है, नर में अलग जनन अंग पाए जाते हैं, मादा में अलग जनन अंग पाए जाते हैं। इससे पहले अपन पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें इससे जुड़ी हुई आनी चाहिए। एक मनुष्य का शरीर यानी एक नर और मादा का शरीर मनुष्य में किस उम्र में इस जनन कर प्रक्रिया करने के लिए परिपक्व होता है? वो जिस उम्र में, यानी मनुष्य का नर या मादा का शरीर जिस उम्र में यानी जिस आयु में क्या करता है, जनन क्रिया करने के लिए परिपक्व होता है, उस आयु को, उस काल को हम कहते हैं यौवनारंभ काल। यौवनारंभ काल, यौवन यानी जवानी और आरंभ का मतलब आरंभ होना है। जवानी के आरंभ होने के काल को अपन क्या कहते हैं? यौवनारंभ काल कहते हैं। यौवनारंभ काल कहते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसके बाद। देखो क्या होता है। हाँ, अब इसमें नर का जो युग्मक बनता है वो नर युग्मक, और जो मादा का युग्मक बनता है वो होता है मादा युग्मक। यानी एक
कोशिकीय संरचना का निर्माण करते हैं। नर एक कोशिकीय संरचना का निर्माण करता है, उसे नर युग्मक कहते हैं, और मादा जिसे एक कोशिकीय संरचना का निर्माण करता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं, क्रिया कर कर एक कोशिका का ये और एक कोशिका का ये, तो टोटल 2 कोशिकाएं होती है, यानी ये द्विगुणित एक संरचना बनाता है जिसे अपन कहते हैं युग्मनज कहते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य में जनन क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मनज द्वारा, क्योंकि जनन क्रिया में एक नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करते हैं, आपस में संलयन करते हैं, ऐसे युग्मन संलयन या युग्मनज बनता है। ठीक है, यौवनारंभ के बारे में अपन पढ़ रहे थे। अब इस यौवनारंभ में जो यौवनारंभ होता है वो होता है 13 से 15 वर्ष की आयु में, और मादा में जो यौवनारंभ होता है वो होता है 12 से 14 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में। यानी कि इस आयु के को देखने से हमें पता चलता है कि जो नर होता है वो 13 से 15 वर्ष की आयु तक आता है तो उसका यौवनारंभ स्टार्ट होता है, यानी वह परिपक्व होता है जनन क्रिया के लिए। लेकिन मादा 12 से 14 वर्ष में क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है जनन क्रिया के लिए, अर्थात नर से ज्यादा मादा जल्दी परिपक्व हो जाती है जनन क्रिया के लिए। ठीक है, आगे अपन देखते हैं हम इसके बारे में और कुछ खास बातें। अब पढ़ते हैं हम सीधा नर के जननांग के बारे में। अब नर में जो पुरुष होता है उसमें अलग प्रकार के जनन क्रिया के अंग पाए जाते हैं, जननांग पाए जाते हैं, और मादा में अलग प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। तो नर के जो जननांग के बारे में पढ़ते हैं आज अपन, शुरू करते हैं इसको अच्छे से। देखिए, नर जननांग को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा, एक तो होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, और दूसरा इसको भाग में बांटा गया है द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में। द्वितीयक लैंगिक अंग के में बांटा है। अब प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग में बांटा गया है नर जननांग को। इसी तरह क्या होता है, मादा के जननांग को भी किस में बांटा गया है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। ये इस प्रकार से बांटा गया है। मनुष्य का जो प्राथमिक या इसे मुख्य भी कहते हैं, इसे मुख्य लैंगिक अंग भी कहते हैं। तो मनुष्य में जो मुख्य रूप से प्राथमिक रूप से जो लैंगिक अंग पाया जाता है वह होता है वृषण, वह होता है वृषण। कितने, टोटल 2 वृषण यानी 1 जोड़ी वृषण होते हैं टोटल मनुष्य के नर में, मनुष्य के अंदर, नर के अंदर 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो शरीर से बाहर होते हैं। जो क्या होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं, यानी मनुष्य में शरीर के बाहर लटकती हुई अवस्था में क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। इन वृषण का कार्य क्या होता है, इन वृषण का कार्य होते हैं 2 कार्य हैं। जो नर युग्मक हैं, नर युग्मक यानी जिसे अपन शुक्राणु कहते हैं, का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण करने का कार्य कौन करता है नर में, वो वृषण करता है। आगे देखिए नेक्स्ट। फिर दूसरा इसका कार्य क्या होता है, दूसरा इसका कार्य है जो नर लैंगिक हार्मोन,
नर में जो लैंगिक हार्मोन पाया जाता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है। उसका निर्माण करने का, उसको स्रावित करने का कार्य भी कौन करता है? वृषण करता है। देखिए वृषण के बारे में 4 बातें। वृषण हमारे शरीर में एक जोड़ी पाए जाते हैं जो नर लैंगिक अंग का प्रमुख अंग है, प्राथमिक अंग है। यह शरीर से बाहर लटकती हुई अवस्था में होते हैं। नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण करना वृषण का कार्य है और नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना, निर्माण करना, वो कार्य भी किसका है? वृषण। द्वितीयक अंग में पाया जाता है क्या क्या? वृषण कोश। क्या पाए जाते हैं? वृषण कोश पाए जाते हैं। वृषण कोश क्या होता है? वृषण के चारों तरफ का आवरण, वृषण के चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? वृषण कोश कहलाता है। वृषण कोश कहलाता है। यानी वृषण को चारों तरफ से आवृत करने वाला एक आवरण होता है, ढकने वाला एक आवरण होता है जिसे वृषण कोश कहते हैं। इसका कार्य होता है ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण कैसे? ताप नियंत्रण का मतलब क्या है कि जो वृषण कोश होता है वो वृषण का ताप का नियंत्रण करता है। अर्थात क्या होता है? होता यह है कि जो वृषण को शुक्राणु बनाने के लिए, यानी नर युग्मक शुक्राणु बनाने के लिए कितना कम ताप की आवश्यकता होती है, कितना कम तापमान की आवश्यकता होती है, तो तापमान कम करने का कार्य कौन करता है? वृषण कोश। ये तापमान नियंत्रण करता है तथा ये वृषण की सुरक्षा का भी कार्य करता है। आवरण है मतलब ढका रहता है, तो ये वृषण की सुरक्षा का भी कार्य करता है। वृषण कोश के बाद पाई जाती है शुक्र वाहिनी। अब शुक्र वाहिनी क्या करती है? शुक्र वाहिनी क्या करती है? जैसे ही वृषण के अंदर क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है और वह परिपक्व हो जाता है, तब क्या करती है ये शुक्र वाहिनी? वृषण से शुक्राणु को कहां लेकर जाती है? शुक्राशय तक ले जाती है। शुक्राशय तक ले जाना, ये शुक्राशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है? शुक्र वाहिनी करती है। आगे है शुक्राशय। शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय में, शुक्राशय का एक ही कार्य होता है, शुक्राणु का संग्रहण करना, इकट्ठा करना या भंडारण करना होता है। एक ही कार्य होता है शुक्राणु का संग्रहण या भंडारण करना। नेक्स्ट, शुक्राशय के बाद इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि यह एक तरल पदार्थ छोड़ती है, तरल पदार्थ का निर्माण करती है, तरल पदार्थ का निर्माण करती है। ठीक है, यह तरल पदार्थ क्या करता है? यह शुक्राणु की गति का, शुक्राणु की को गति देने का कार्य करता है। देने का कार्य कौन करता है? शुक्राणु को गति देने का कार्य कौन करते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा छोड़े जाने वाला तरल पदार्थ क्या करता है? शुक्राणु को गति देने का कार्य करता है। अगला है मूत्र मार्ग, यानी जो अपने उत्सर्जन तंत्र में मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ा था, तो इन शुक्राणुओं की गति का कार्य भी कौन करता है? गति का जो रास्ता होता है वह भी मूत्र मार्ग ही होता है। अर्थात शुक्राणुओं की गति और मूत्र की गति दोनों एक ही रास्ते से होती है। और आखिरी जो इसका भाग है वह है क्या? आखिरी जो इसका भाग है वह है क्या? वह है शीर्षक। यह एक बेलनाकार अंग होता है। यह एक
बेलनाकार अंग होता है। इसका कार्य क्या होता है? इस शीशन का कार्य होता है जो नर युग्मक यानी शुक्राणु है, जो शुक्राणु है उसका क्या करना? नर युग्मक यानी शुक्राणु को कहाँ ले जाना? शुक्राणु को मादा के गर्भाशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है? शीशन करता है। मादा के गर्भाशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है? शीशन करता है। तो यह है नर जननांग, जिसके बारे में अपन ने अभी पढ़ा है। देखिए नर जननांग के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या होता है। नर जननांग को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक लैंगिक अंग और एक द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या होता है? एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। यह वृषण क्या करते हैं? ये शरीर से बाहर लटके होते हैं। इनके दो कार्य हैं, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना और नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करना, बनाना। ठीक है। द्वितीयक लैंगिक अंग में पाया जाता है एक वृषण कोष, जो वृषण की रक्षा करता है। यह ताप नियंत्रण का भी कार्य करता है, यानी शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है और वह तापमान निरंतर बना रहे, कम तापमान रहे, थोड़ा ठंडा रहे अंदर से। इसको ठंडा रखने का, तापमान नियंत्रण का कार्य कौन करता है? वृषण कोष करता है। फिर शुक्रवाहिनी क्या करती है? शुक्रवाहिनी का एक ही कार्य है, वृषण कोष में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है? शुक्रवाहिनी। फिर शुक्राशय होता है, शुक्राशय क्या करता है? जो भी शुक्राणु शुक्राशय में आता है, शुक्राशय उसको संग्रहण, इकट्ठा करने का कार्य करता है, भंडारण का कार्य करता है। फिर एक प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है जो एक तरल का स्राव करती है, एक तरल पदार्थ छोड़ती है, जिसमें शुक्राणु तैर कर क्या करते हैं? अपनी गति करते हैं। यानी तरल पदार्थ जो शुक्राणु को गति देने का कार्य करता है, गति करवाने का कार्य प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा छोड़े जाने वाला तरल पदार्थ करता है। फिर है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग में क्या होता है? शीशन। मूत्र मार्ग क्या होता है? यह एक जस्ट मार्ग है जिससे होते हुए क्या करता है? शुक्राणु गति करता है। और शीशन ये एक बेलनाकार अंग है जिसका कार्य होता है क्या? कि इसका कार्य होता है, शीशन का कार्य होता है जो भी शुक्राणु मूत्र मार्ग द्वारा यहाँ तक आए हैं उनको कहाँ तक पहुंचाना? मादा के अंदर पहुंचाना, मादा के योनि से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? शीशन करता है। उम्मीद करता हूं ये नर जननांग आपको समझ में आए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं अपन मादा जननांग के बारे में। मादा जननांग के बारे में पढ़ेंगे अपन अब। ठीक है, देखिए क्या होता है। नर के बारे में पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं मादा जननांग के बारे में। सेम तरीके से मादा जननांग में क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में क्या पाया जाता है? मादा के अंदर अंडाशय पाया जाता है। जैसे वहां पर शुक्राशय वृषण पाया जाता था, वैसे ही मादा जननांग में प्राथमिक या मुख्य लैंगिक अंग के रूप में क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है। अब अंडाशय क्या होता है? हाँ, अंडाशय एक थैलीनुमा संरचना है, थैली जैसी संरचना है। अंडाशय क्या होता है? अब देखिए अंडाशय के दो कार्य हैं। अंडाशय के दो कार्य कौन से हैं? एक तो मादा युग्मक, यानी मादा युग्मक के रूप में यहाँ क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है का निर्माण करना। अंडाशय क्या होता है? मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? अंडाशय करता है। उसके बाद दूसरा कार्य इसका होता है जो मादा
लैंगिक हार्मोन। अब मादा के अंदर लैंगिक यानी जो लैंगिक जननांगों का विकास करते हैं उनके लिए जो लैंगिक परिवर्तन होते हैं मादा में, ठीक है, वो परिवर्तनों को करवाने के लिए दो हार्मोन कार्य करते हैं। दो हार्मोन उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन मादा लैंगिक हार्मोन के रूप में होते हैं। तो देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा? अंडा से। ये क्या करता है? मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाणु के निर्माण के बाद मादा लैंगिक लैंगिक हार्मोन का भी निर्माण कौन करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? अंडा से करता है। फिर है इसके द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग में क्या होता है? मादा के द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में होते हैं। देखिए द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में होता है, एक तो जैसे वहां पर अंडवाहिनी शुक्रवाहिनी थी, वैसे यहां पर होती है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी क्या करती है? जैसे शुक्रवाहिनी थी वो वृषण से शुक्राणुओं को ले जाकर शुक्राशय में डालती थी, वैसे ही क्या होता है? अंडवाहिनी क्या करता है? अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय में लाने का कार्य करती है। यानी अंडवाहिनी क्या करती है? अंडाशय में बना हुआ जो अंडाणु होता है, जो मादा युग्मक होता है, उसको गर्भाशय में लाने का कार्य कौन करता है? अंडवाहिनी करती है। आगे देखिए, आगे इसका द्वितीयक लैंगिक अंग में दूसरा है गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय होता है। यानी ये एक थैलीनुमा। अब ये अंडवाहिनी संख्या में दो होती है, क्योंकि दो जो अंडाशय होते हैं वो भी एक जोड़ी में होते हैं, यानी संख्या में दो होते हैं। तो प्रत्येक अंडाशय से क्या होता है? एक एक अंडवाहिनी निकलती है, और वो दोनों, एक अंडाशय इधर होता है, एक अंडाशय इधर, दोनों से क्या होता है? एक एक अंडवाहिनी निकलती है। ये दोनों अंडवाहिनियां आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे अपन गर्भाशय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। वह थैलीनुमा संरचना होती है। ये क्या है? थैलीनुमा संरचना। गर्भाशय में, कौन से? गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। क्या होता है? देखो आगे, यह गर्भाशय क्या करता है? यह गर्भाशय, जैसे वहां पर शुक्राशय था, वह क्या करता था? शुक्राणुओं को इकट्ठा करने का कार्य करता था। लेकिन यहाँ गर्भाशय क्या करता है? थैलीनुमा संरचना होने के साथ साथ गर्भाशय क्या करता है? कार्य करता है, निषेचन का कार्य करता है। अब निषेचन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। निषेचन का कार्य करता है कौन? गर्भाशय। और जो भी अंडाणु अंडवाहिनी द्वारा लाया जाता है, उस अंडाणु को धारण करने का कार्य कौन करता है? गर्भाशय करता है। आगे इसका आखिरी जो जननांग है, द्वितीयक लैंगिक अंग, उसमें आता है योनि। क्या आती है? योनि आती है। ये क्या होती है? ये गर्भाशय के आगे वाला भाग होता है, जिसका कार्य होता है शुक्राणु को
शुक्राणु को ग्रहण करना। क्या होता है? शुक्राणु को ग्रहण करने का मतलब कि नर के जो शिशन होता है, जो शुक्राणुओं को लाता है, वो योनि क्या करती है? वो शुक्राणु शिशन द्वारा लाए गए शुक्राणु को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, यानी मादा शरीर में लेने का कार्य करती है। तो ये मादा जननांग होते हैं हमारे शरीर में। प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में अंडाशय पाया जाता है। यह अंडाशय के दो कार्य होते हैं, तो मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करना और एक मादा लैंगिक हार्मोन जो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन होते हैं उनका निर्माण करना। द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में अंडवाहिनी पाई जाती है। यह अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय में लाने का कार्य करती है। यह अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय में लाने का कार्य करती है। गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। गर्भाशय थैलीनुमा संरचना होती है और ये निषेचन का कार्य, जो अपन आगे पढ़ेंगे, और अंडाणु को धारण करने का कार्य करता है। फिर योनि होती है, जो नर का जो शिशन होता है उसके द्वारा लाए गए शुक्राणु को ग्रहण करने का कार्य करता है। अब तक हमने पढ़ा नर के जननांग के बारे में और मादा के जननांग के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे और हमारे इस जनन तंत्र में इसका आखिरी जो टॉपिक है वो अपन पढ़ते हैं। क्या होता है देखिए। आगे का जो जनन तंत्र में टॉपिक है वो है प्रजनन की अवस्थाएं। प्रजनन या जनन एक ही चीज है, ध्यान देना, दोनों का बस नाम थोड़ा सा फर्क है, बाकी प्रजनन या जनन एक ही चीज है। प्रजनन की अवस्थाएं टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था जो मैंने आपको बताई थी, सबसे पहली अवस्था होती है युग्मक जनन। सबसे पहली अवस्था जो होती है वो होती है युग्मक जनन की। क्या होता है युग्मक जनन? यानी वृषण में जो अंडाणुओं का निर्माण होता है, यानी नर के अंदर जो वृषण प्रमुख लैंगिक अंग होता है, उसका जो अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह युग्मक जनन कहलाती है। और मादा के अंदर अंडाशय द्वारा अंडाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह युग्मक जनन कहलाती है। यानी वृषण तथा अंडाशय द्वारा क्या होता है? अंडाशय द्वारा शुक्राणु व अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। अब वृषण द्वारा जो क्या बनाया जाता है? शुक्राणु बनाया जाता है, जिसे अपन नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। यानी वृषण द्वारा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया या नर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नर युग्मक जनन कहलाती है। इसी तरह अंडाशय द्वारा जो अंडाणु का निर्माण किया जाता है, यानी जो मादा युग्मक होता है, उसके निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपन मादा युग्मक जनन कहते हैं। मादा युग्मक जनन कहते हैं। यह पहली अवस्था होती है जिसमें नर द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। फिर है दूसरी क्रिया। दूसरी क्रिया क्या है? निषेचन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था गर्भाशय के अंदर के निषेचन का कार्य क्या होता है, कहाँ होता है? वो होता है गर्भाशय के अंदर। अब क्या होता है देखो, इसका पढ़ते हैं। निषेचन में क्या होता है? जो नर युग्मक व मादा युग्मक के
संलयन संलयन यानी जुड़ना, जुड़ने की प्रक्रिया। जो जुड़ने की प्रक्रिया होती है, संलयन आपस में जुड़ने की प्रक्रिया होती है किसके, नर और मादा युग्मक के। जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। नर युग्मक कौन सा होता है, शुक्राणु। मादा युग्मक कौन सा होता है, अंडाणु होता है। इन शुक्राणु और अंडाणु के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और यह निषेचन कहाँ होता है, मनुष्य में गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में होता है। गर्भाशय के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी क्लास में शायद पूछा ना पूछा जाए, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जो जॉब वाले जो एग्जाम होते हैं वहां बहुत बार पूछा गया है कि निषेचन क्रिया गर्भाशय में कहाँ होती है। तो गर्भाशय के अंदर एक नलिका पाई जाती है जिसे फैलोपियन नलिका कहते हैं। वहां पर क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, वहां पर निषेचन क्रिया होती है। ध्यान रखना, फैलोपियन नलिका। ठीक है। तीसरा अवस्था है विदलन व भ्रूण रोपण। अब क्या होता है इसमें, विदलन का मतलब होता टूटना। अब इस निषेचन क्रिया द्वारा अंडाणु और शुक्राणु से मिलने पर क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। यह युग्मनज कहाँ आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है। और गर्भाशय में इसमें विदलन होता है, यानी ये युग्मनज क्या करता है, गोलाकार संरचना होता है, ये टूटता है। 1 से 2 होता है, 2 से 4 बदलता है, 4 से 8 में कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है और भ्रूण का रूप ले लेता है। यानी ये जब कोशिकाओं का गुच्छा बनता है तो भ्रूण का रूप ले लेता है। आगे क्या होता है देखो, जब ये भ्रूण का रूप ले लेता है, यानी भ्रूण का मतलब 32 कोशिकाओं का समूह बन जाता है। कितना, 32 कोशिका। कैसे बनता है, एक युग्मनज होता है, टूटा, कितने बन गए, 2, 2 टूटे, कितने बन गए, 4, 4 टूटे, कितने बन गए, टोटल 8 जब टूटेंगे तो कितने बदल जाएंगे, 16 में। और 16 जब टूटेगा, 16 के 16 वापस टूटेंगे तो कितने बदल जाएंगे, 32। इस प्रकार ये विदलन की प्रक्रिया होती है टोटल, ठीक है, जिसमें कोशिकाओं का विभाजन होता है और टोटल 32 कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। टोटल 32 कोशिकाओं, जिसे भ्रूण कहते हैं। जब यह माँ के पेट में, मादा के पेट में होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य में बच्चे को जन्म माँ देती है, तो क्या होता है यहाँ पर, मादा के पेट में ये भ्रूण विदलन द्वारा क्या होता है, 32 कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। जब ये 32 कोशिकाओं का समूह बन जाता है, तब क्या होता है, माँ के पेट की जो आंतरिक स्तर होता है, अंत स्तर, पेट की अंत स्तर यानी आंतरिक जो सतह होती है, वहां पर इस भ्रूण को स्थापित कर लिया जाता है। मान लो ये मादा का पेट है, ठीक है, माँ का पेट में जैसे ये 32 कोशिकाओं का गुच्छा हो जाता है, उसको आंतरिक सतह पर एक जगह चिपका दिया जाता है, यानी अंत स्तर पर चिपका दिया जाता है, जिसे अपन कहते हैं भ्रूण का रोपण, जिसे कहते हैं भ्रूण का रोपण। जैसे अपन रोपते हैं, वैसे ही भ्रूण को क्या करते हैं, मादा स्तर पर रोप दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। फिर चौथी और अंतिम अवस्था है, वो है प्रसव। क्या है, प्रसव, वह होती है प्रसव। अब इसमें क्या होता है देखो, प्रसव में क्या होता है, हम जानते हैं 9 महीने बाद, लगभग 280 दिन, कितने, 280 दिन बाद, 280 दिन बाद या 9 महीने बाद, 9 महीने तक यह भ्रूण क्या करता है, इसी अंत स्तर पर चिपका हुआ रहता है, मादा के पेट के अंदर रहता है और इसका विकास होता है पूरा इसके शरीर में। मादा के शरीर में भ्रूण के हाथ, पैर, मुंह, आंख, कान, ये सब बनते हैं। जब 9 महीने हो जाते हैं और भ्रूण पूरा विकसित हो जाता है और एक बच्चे का रूप ले लेता है,
तब प्रसव क्रिया द्वारा क्या होता है, वह मादा शरीर से बाहर आता है, मादा शरीर से बाहर आता है, ठीक है, अर्थात जन्म होता है, उस बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने इस पाठ का, इस महत्वपूर्ण पाठ का, जो बोर्ड क्लास में 7 नंबर का पाठ है, सबसे ज्यादा नंबरों वाला पाठ जो था वो था मानव तंत्र। उसके बारे में अपन ने आज क्या किया, पूरा का पूरा ये पाठ खत्म कर दिया। और इसका जो आखिरी टॉपिक था जनन तंत्र, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। पूरा पाठ यहाँ पर हमारा खत्म होता है। आगे देखिए नर जननांग और मादा जननांग के बारे में हमने पढ़ा। नर जननांग में मुख्यतः वृषण, मादा जननांग में था अंडाशय। नर जननांग में द्वितीय लैंगिक अंग के रूप में था वृषण कोश, अंडवाहिनी, वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्र मार्ग और शीर्षण, ये तृतीयक लैंगिक अंग थे। वही मादा के अंदर जो लैंगिक अंग थे तृतीयक, वह थे अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। उसके बाद अपन ने पढ़े प्रजनन की अवस्थाएं, युग्मक जनन यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। यानी शुक्राणु व अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। जब ये शुक्राणु और अंडाणु, नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। ये निषेचन क्रिया कहाँ होती है, मादा के गर्भाशय में होती है। और मादा के गर्भाशय में भी एक नलिका होती है, फेलोपियन नलिका, वहां पर यह निषेचन की क्रिया होती है। फिर विदलन व भ्रूण रोपण। विदलन मतलब जब ये शुक्राणु व अंडाणु मिलकर क्या कर लेते हैं, युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं, तो इस युग्मनज में विदलन यानी विभाजन होते हैं, जिससे ये 32 कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, जिसको अपन भ्रूण कहते हैं। ये 32 कोशिकाओं का समूह भ्रूण के रूप में बाद में क्या करता है, मादा के अंतःस्तर पेट की आंतरिक सतह पर चिपका दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, जिसे अपन भ्रूण का रोपण कहते हैं। फिर है प्रसव। प्रसव में क्या होता है, जब स्थापित कर दिया जाता है भ्रूण का, तो वहां पर पेट के अंदर 9 महीने या 280 दिन लगभग उस भ्रूण का विकास होता है, जिसमें क्या होता है, उसके हाथ पैर, जो शरीर के सारे अंग हैं, उनका विकास होता है। और 9 महीने बाद यह मादा शरीर से बाहर आता है, अर्थात बच्चे का जन्म होता है। इस तरीके से हमारी जनन तंत्र समाप्त होता है, जिसमें एक सजीव से अपने ही समान की संतति उत्पन्न की जाती है। और इसी के साथ हमारा जो दूसरा अध्याय था वो आज समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीजें समझ में आई होगी, और कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आई है या कोई टॉपिक छूट गया है तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि मैं आने वाली क्लास में आपके लिए वो टॉपिक वापस रिवाइज करवा दूँ, वापस पढ़ा भी दूँ, और छूट गया है तो उसको भी पूरा कर लें। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।